लॉग्यान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। योर लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की उस रस्साकशी को समझेंगे जो इसकी नींव में है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का खेल। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की राजनीति और विकास की दिशा भी तय करता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही अनोखा ढांचा तैयार किया है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि कानून बनाने, उन्हें लागू करने और सबसे महत्वपूर्ण पैसे के मैदान में ये शक्ति का संतुलन कैसे काम करता है। और ये भी कि जब ये संतुलन बिगड़ता है जी, जब ये संतुलन बिगड़ता है तो उसे संभालने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए इस दिलचस्प खेल को समझना शुरू करते हैं और सबसे पहले उस मैदान की बात करते हैं जहां नियम बनाए जाते हैं, यानी विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशंस। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि किसका कानून कहाँ तक चलेगा। ये एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी कानून का भौगोलिक दायरा। इसे ऐसे समझिए कि हर कानून की एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कोई कानून बनाएगी तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के अंदर ही लागू होगा। वो कानून मध्य प्रदेश पर लागू नहीं हो सकता। और संसद के कानून की बाउंड्री? संसद के कानून की बाउंड्री पूरा भारत है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है जिसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब भारत के बाहर। ये कैसे संभव है? हाँ, इसका मतलब है कि संसद का कानून भारत की सीमाओं के बाहर भी लागू हो सकता है। लेकिन कैसे? ये भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू होता है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मनी लॉन्ड्रिंग रुकने वाला पीएमएलए कानून या आतंकवाद से जुड़ा यूएपीए कानून। अगर कोई भारतीय नागरिक लंदन में बैठकर भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि करता है या भारत से अवैध पैसा बाहर भेजता है तो उस पर ये भारतीय कानून लागू होंगे। और उसे भारत लाया जा सकता है? जी हाँ, उसे भारत लाया जा सकता है। ये देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। ये तो हुई दायरे की बात। अब आते विषयों पर। मैंने सुना है कि संविधान में एक पूरी लिस्ट है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये केंद्र राज्य संबंधों का दिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में 3 सूचियां दी गई हैं। जैसे घर में कामों का बंटवारा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें करीब 98 विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। जैसे रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। इन पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है क्योंकि इन पर पूरे देश में एक ही नीति की जरूरत होती है। ठीक है। और दूसरी सूची? दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें लगभग 59 विषय हैं जो स्थानीय महत्व के हैं। इन पर सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। पुलिस, कृषि, ये सब? बिल्कुल। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, हर राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से इन पर कानून बनाता है। और एक तीसरी सूची भी है जो अक्सर विवाद का कारण बनती है, समवर्ती सूची। बिल्कुल, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा, वन, विवाह। जी, शिक्षा, वन, विवाह, बिजली, ट्रेड यूनियन, ये वो मैदान है जहां केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और कभी-कभी टकराव भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर दोनों ही कानून बना दें और उनमें टकराव हो जाए तब क्या होगा? जैसे किसी एक विषय पर केंद्र का कानून कहे हाँ और राज्य का कानून कहे नहीं। ऐसे में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा। संविधान का आर्टिकल 254 साफ कहता है कि अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव या रिप्यूगनेंसी होती है तो संसद का कानून प्रभावी होगा। तो ये हमारे संघीय ढांचे के यूनिटरी बायस यानी केंद्र की तरफ झुकाव को दिखाता है। एकदम सही। यहीं पर मुझे एक बात पूछनी है। राज्य सूची तो राज्यों का विशेष क्षेत्र है, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति है जब केंद्र इस सीमा को लांघकर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए भी। संविधान ऐसी 5 असाधारण परिस्थितियां बताता है। 5? कौन-कौन सी? पहला, आर्टिकल 249 के तहत जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा? जी, अगर राज्यसभा, जो राज्यों का सदन है, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के
बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो संसद ऐसा कर सकती है। ये तो बड़ी अनोखी शक्ति है। और सिर्फ राज्यसभा को ही क्यों, लोकसभा को क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये माना जाता है कि अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर रही है तो इसमें कहीं न कहीं राज्यों की सहमति शामिल है। ये एक तर्क है, लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी तो हो सकता है। हाँ, आलोचक यही कहते हैं, खासकर जब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो। ठीक है, ये तो हुई पहली स्थिति, और बाकी 4? दूसरी है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो संघीय ढांचा लगभग एकात्मक मतलब यूनिटरी हो जाता है। तब संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की असीमित शक्ति मिल जाती है। मतलब सारी शक्ति केंद्र के पास। जी। तीसरा, जब 2 या 2 से अधिक राज्य खुद अनुरोध करें। मतलब राज्य खुद कहें कि हमारे लिए कानून बनाओ। हाँ, अगर कुछ राज्य मिलकर अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके संसद से कहें कि हमारे लिए इस विषय पर कानून बना दीजिए, तो संसद बना सकती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऐसे ही बना था। ये दिलचस्प है। और चौथी स्थिति? चौथी है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। अगर भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता किया है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, तो उसे लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और पांचवी है राष्ट्रपति शासन के दौरान। जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, तो उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है। तो कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसमें केंद्र का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन कानून बनाना तो लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है। असली ताकत तो उसे लागू करने में। यहीं पर प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस तस्वीर में आते हैं। एकदम सही। अगर केंद्र के कानून को राज्य ठीक से लागू ही न करे, तो उस कानून का क्या मतलब? इसीलिए संविधान ने प्रशासनिक संबंधों का भी एक विस्तृत ढांचा बनाया है। मोटे तौर पर नियम वही है, केंद्र अपनी सूची के विषयों पर प्रशासन करेगा और राज्य अपनी सूची के। लेकिन यहाँ पर केंद्र को ये सुनिश्चित करने की शक्ति दी गई है कि उसके कानूनों का पालन हो। और ये शक्ति क्या है? क्या केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 256 कहता है कि हर राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा कि संसद के कानूनों का पालन हो। केंद्र इस बारे में राज्यों को निर्देश दे सकता है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव या रेलवे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश मानने से इनकार कर दे, तो ये तो आजकल की राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है। तब संविधान का एक बहुत ही शक्तिशाली और विवादास्पद अनुच्छेद सामने आता है, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 जी, ये कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, आर्टिकल 365 का परिणाम आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन हो सकता है। इसीलिए इसे केंद्र के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है, जो राज्यों को अनुशासित रखता है। मतलब ये केंद्र को राज्यों की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का एक जरिया देता है, खासकर अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियां हों। आलोचक तो यही कहते हैं। ये तो टकराव की बात हुई। क्या सहयोग के लिए भी कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, और सहयोग की व्यवस्थाएं इस ढांचे की आत्मा है। सबसे प्रमुख उदाहरण है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हाँ, ये अधिकारी केंद्र भर्ती करता है पर काम राज्यों में करते हैं। जी, इन अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग केंद्र सरकार करती है, UPSC के माध्यम से, लेकिन वे राज्यों में काम करते हैं। इन पर अंतिम नियंत्रण तो केंद्र का होता है, लेकिन रोजमर्रा का नियंत्रण मतलब डे टू डे कंट्रोल राज्य सरकार का होता है। ये डुअल कंट्रोल सिस्टम। हाँ, ये डुअल कंट्रोल सिस्टम केंद्र और राज्यों को प्रशासनिक रूप से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। और अगर राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए कोई मंच है? इसके लिए आर्टिकल 263 के तहत
अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल की व्यवस्था है। ये एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी मतलब इसकी सलाह मानना जरूरी नहीं? नहीं, जरूरी नहीं है। इसका काम केंद्र और राज्यों के साझा हितों पर चर्चा करना और सिफारिशें देना है। मैंने सुना है कि ये बहुत सक्रिय नहीं रही है। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। सरकार या आयोग की सिफारिश पर 1990 में इसे एक स्थायी निकाय बनाया गया था, लेकिन इसकी बैठकें नियमित रूप से नहीं होती और इसे उतना प्रभावी नहीं बनाया जा सका जितना सोचा गया था। ठीक है, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद इन संबंधों में सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है, पैसा यानी फाइनेंशियल रिलेशंस। सही कहा, क्योंकि बिना वित्तीय स्वायत्ता के राजनीतिक स्वायत्ता अधूरी है। संविधान ने कर लगाने की शक्तियों का भी बंटवारा किया है। संघ सूची के विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ संसद का है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी। और राज्य सूची पर? राज्य सूची के विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों का है, जैसे शराब पर टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, कृषि आय पर टैक्स। और जीएसटी ने इस व्यवस्था को कैसे बदल दिया? उसे तो एक देश एक कर के रूप में लाया गया था। करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक में मिला दिया। तो अब कैसे काम करता है? अब एक ही सामान या सेवा पर केंद्र सीजीएसटी लगाता है और राज्य एसजीएसटी। इससे करों का जाल तो खत्म हुआ, लेकिन इसने राज्यों की कर लगाने की स्वायत्तता को बहुत कम कर दिया है। अच्छा, कैसे? अब वे पेट्रोल और शराब जैसे कुछ ही उत्पादों पर अपने हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं। बाकी सब जीएसटी काउंसिल तय करती है। तो जीएसटी से जुड़े फैसले कौन लेता है? क्या इसमें राज्यों की कोई भूमिका है? फैसले लेने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। सैद्धांतिक रूप से मतलब असल में नहीं है? देखिए, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर फैसले लेते हैं, लेकिन इसकी वोटिंग संरचना ऐसी है कि केंद्र के पास 1/3 वोट होते हैं और किसी भी फैसले के लिए 3/4 बहुमत चाहिए होता है। इसका मतलब केंद्र के पास एक तरह से वीटो पावर है। अगर वो मना कर दे तो कोई फैसला नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं। इसी को लेकर तो राज्य अक्सर शिकायत करते हैं, खासकर जब जीएसटी मुआवजे की बात आती है। बिल्कुल, यही टकराव का मुख्य बिंदु है। राज्यों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल में केंद्र का दबदबा है और उनके राजस्व की स्वायत्ता खत्म हो गई है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का मुद्दा भी इसी तनाव का एक बड़ा उदाहरण था। तो जो टैक्स केंद्र इकट्ठा करता है, जैसे इनकम टैक्स, क्या वो सारा पैसा अपने पास रखता है? नहीं, यहीं पर भारतीय संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण संस्था वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की भूमिका आती है। आर्टिकल 280 के तहत? जी, आर्टिकल 280 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। इसका मुख्य काम ये सिफारिश करना है कि केंद्र अपने टैक्स के संग्रह का कितना हिस्सा राज्यों के साथ बांटेगा। इसे हम डेवल्यूशन कहते हैं ना? जी, जब केंद्र से राज्यों को पैसा जाता है तो उसे वर्टिकल डेवल्यूशन कहते हैं। जैसे 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। और फिर उस 41% को राज्यों में कैसे बांटा जाता है? हाँ, आयोग ये भी तय करता है कि वो 41% सभी राज्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा। इसे हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन कहते हैं। और ये राज्यों के बीच बंटवारा किस आधार पर होता है? ये तो और भी ज्यादा विवादास्पद होगा। बहुत ज्यादा। इसके लिए कई मानदंड हैं, जैसे राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय असमानता यानी राज्य कितना गरीब है, वन क्षेत्र और हाल ही में जोड़ा गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास। जी, यहीं पर अक्सर दक्षिणी राज्य शिकायत करते हैं। हाँ, मैंने ये सुना है। उनका तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को इस फॉर्मूले से ज्यादा पैसा मिलता है। सही, वो कहते हैं कि ये एक तरह से उनके अच्छे काम की सजा है। ये बहस आज भी बहुत जीवंत है। जाहिर है, इतने जटिल संबंधों में तनाव और विवाद तो होंगे ही। इन मुद्दों को सुलझाने और संतुलन बनाने के लिए क्या कोई बड़ी कोशिश हुई है? मैंने सरकारिया आयोग के बारे में सुना है। हाँ, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए समय समय पर कई आयोग बने, लेकिन उनमें सरकारिया आयोग जो 1983 में बना था, वो मील का पत्थर माना जाता है। उसने इस विषय पर अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन किया और 247 सिफारिशें दी। 247? हाँ। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? सरकारिया आयोग ने एक मजबूत केंद्र का समर्थन किया, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता के लिए ये जरूरी है। लेकिन साथ ही उसने राज्यों के अधिकारों की रक्षा पर भी जोर दिया। इसकी सबसे प्रसिद्ध सिफारिश आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में थी।
क्या कहा था आयोग ने? आयोग ने कहा कि इसका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में बहुत ही दुर्लभ मामलों में होना चाहिए, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया हो, न कि राजनीतिक कारणों से। और क्या इस सिफारिश का कोई असर हुआ जमीन पर? बिल्कुल। इसी सिफारिश की भावना को सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के अपने ऐतिहासिक एसआर बॉम्बे मामले के फैसले में कानूनी रूप दिया। हाँ, एसआर बम्बई केस तो एक लैंडमार्क जजमेंट है। जी, कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है और सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए। इस फैसले ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर काफी हद तक लगाम लगाई है। सरकारी आयोग के बाद कोई और महत्वपूर्ण आयोग? हाँ, 2007 में पुंछी आयोग, पंची कमीशन का गठन हुआ। इसने बदलते समय के साथ केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की। इसने भी राज्यपाल की भूमिका, उनके 5 साल के निश्चित कार्यकाल और आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर चिंता जताई। तो इसने भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर दिया। हाँ, पुंछी आयोग ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और टकराव की जगह सहयोग पर जोर दिया। उसने ये भी सुझाव दिया कि पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय सिर्फ प्रभावित इलाकों में लोकलाइज्ड इमरजेंसी का प्रावधान होना चाहिए। तो इन सभी चर्चाओं का सार क्या है? अगर हमें भारतीय संघीय ढांचे के चरित्र को एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि भारतीय संविधान ने एक अविनाशी संघ में विनाशी राज्यों का मॉडल अपनाया है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब देश को तोड़ा नहीं जा सकता? जी, देश को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। यह एक ऐसा संघीय ढांचा है जिसमें केंद्र की तरफ झुकाव है, लेकिन राज्यों की अपनी पहचान और स्वायत्ता भी है। तो ये सहयोग, टकराव और सौदेबाजी का एक निरंतर चलने वाला नृत्य है। बिल्कुल। यह वास्तव में एक गहरी और जटिल व्यवस्था है जो हमारे देश की एकता और विशाल विविधता दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करती है। ये बहस कभी खत्म नहीं होगी कि शक्ति का सही संतुलन क्या है, और शायद इसी निरंतर संवाद में ही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। बिल्कुल। ये एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत रिश्ता है जो समय के साथ विकसित होता रहता है। अदालती फैसले, राजनीतिक घटनाक्रम और सामाजिक बदलाव सब इससे प्रभावित करते हैं। इसलिए इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज की इस विस्तृत चर्चा से उम्मीद है कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कई कॉन्सेप्ट्स हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट हुए होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। ये विषय परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी इसकी समझ बहुत आवश्यक है। If you want to know more or have any questions, kindly comment below. And to like, share and subscribe this channel for new updates. धन्यवाद।